नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपके सामने चूना पत्थर अथवा कार्स्ट स्थलाकृति को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को देखा, पवनों के द्वारा, फिर हिमनद के द्वारा। इस वीडियो के अंतर्गत हम चूना पत्थर वाले क्षेत्र में बनाई गई स्थलाकृतियों के बारे में बात करेंगे, जिसे हम भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों का भी नाम देते हैं। मुख्यतः हम जानते हैं कि जो कार्बोनेट रॉक्स होते हैं हमारे, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये पानी के साथ बहुत ही घुलनशील होते हैं और ये घुलने के बाद जाहिर सी बात है पानी के साथ बहने लगते हैं। तो पृथ्वी पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां चूना पत्थर बहुत ही व्यापक पैमाने पे पाए जाते हैं, या तो सतह के नीचे या पूरी की पूरी ऊपरी सतह, जिसके कारण बारिश के कारण या सतह पे चलने वाली जलधाराओं के कारण या फिर भूमिगत चलने वाली जलधाराओं के कारण ये पिघलने के बाद कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब बात ये उठती है कि क्या चूना पत्थर को केमिकल फॉर्म में कार्स्ट बोलते हैं? तो नहीं। मुख्यतः कार्स्ट एक क्षेत्र है जो पुराने युगोस्लाविया में मौजूद था और वहां जो बड़े पैमाने पे चूना पत्थर जमे हुए हैं, चूना पत्थर पाया जाता है, सतह पे भी और सतह के नीचे भी। तो उस क्षेत्र में सतह पे बहने वाली जलधाराओं और भूमिगत जलधाराओं से बहुत सारी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। इसीलिए विश्व में कहीं भी चूना पत्थर वाले क्षेत्र में अगर कोई स्थलाकृति पाई जाती है तो वो क्योंकि कार्स्ट क्षेत्र की स्थलाकृति से रिजेंबल करती है, इसीलिए इसे कार्स्ट स्थलाकृतियां भी बोलते हैं, यानी कार्स्ट टोपोग्राफी। अगर हम इसके परफेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोला जाता है? चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण घोलन होता है और ये स्थल स्वरूप अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपर्दन के अन्य कारकों से भिन्न होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। इस तरह लाइमस्टोन सेल पर निर्मित सेल रूपों को कार्स्ट स्थलाकृति बोला जाता है और कार्स्ट शब्द पूर्ववर्ती युगोस्लाविया देश के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कार्स्ट प्रदेश के बारे में बोला जाता है। और इसमें सबसे पहला जो आता है हमारा, वो आता है लैपिस। लैपिस में होता क्या है, जो चट्टान होते हैं उन पे जब बारिश होती है और जब सतह पे पानी चलती है तो ये क्या करती हैं, पतली पतली धाराओं का निर्माण करती हैं और कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाता है। उन पत्थरों के ऊपर नलिकाएं बन जाती हैं, नालियां बन जाती हैं और इन्हीं को हम लैपिस का नाम देते हैं। डेफिनेशन के तौर पे बोला जाए तो घूलन प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊपरी सतह अत्यधिक उबड़ खाबड़ तथा असमान हो जाती है। इस तरह की स्थलाकृति को लैपिस कहते हैं। इनकी दीवारें खड़ी होती हैं और पतले तथा नुकीले कटक यानी कि रिज स्तंभ रूप में एक दूसरे के समानांतर होते हैं तथा एक दूसरे से एक संकरी दीवार के द्वारा अलग किए जाते हैं। इंग्लैंड में इसे क्लिट्स्ट, जर्मनी में कैरेन, सर्बिया में बोगाज तथा डाल्मेशियन क्षेत्र में लैपिस के नाम से जाना जाता है। फिर उसके पश्चात आता है हमारा सॉल्यूशन होल यानी घोल रंध्र। इसमें क्या होता है कि सतह पे जो लाइमस्टोन होता है वहां अगर पानी इकट्ठा हो गया तो वो समय के साथ वो घुल जाता है और घुलने के बाद एक छिद्र का निर्माण होता है, जिसे हम सॉल्यूशन होल या घोल रंध्र का नाम देते हैं। चूने की चट्टान वाले प्रदेश में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर वह सक्रिय घोलन बन जाता है एवं चट्टान की संधियां यानी कि उनके जॉइंट्स में जल प्रविष्ट होकर उसके घुलनशील तत्वों को घुलाकर निकाल देता है, यानी कि नीचे लेके चला जाता है। और इस घुलन प्रक्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने के कारण असंख्य छिद्रों का विकास होता है, जिन्हें हम घोल रंध्र का नाम देते हैं। फिर उसके पश्चात जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इन्हें बोला जाता है सॉल्यूशन होल। ठीक है, जिन्हें सॉल्यूशन होल में जब आपके जो स्वैलो होल, सॉल्यूशन होल जब बड़े हो जाएंगे तो ये बन जाते हैं स्वैलो होल, यानी दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन होल मिलेंगे तो स्वैलो होल बन जाते हैं। घोल द्वारा जब छिद्रों का विस्तार होता है और घोल रंध्र आकार में अधिक बड़े हो जाते हैं और एक दूसरे से मिल जाते हैं, जिसके कारण एक विस्तृत घोल रंध्र का निर्माण होता है,
जिसे विलियन छिद्र का नाम दिया जाता है। और यही स्वैलो होल जब और बड़े हो जाएंगे तो वो सिंक होल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सिंक होल जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो उन्हें बोलते हैं हम डोलाइन्स। उससे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो सिंक होल दो तरीके की बनती हैं, एक होती हैं फनल शेप सिंक होल और एक होती हैं सिलिंड्रिकल सिंक होल। फनल शेप जो सिंक होल होती हैं उनका मुहाना यानी कि जो एंड स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऊपर की तरफ सतह पे वो चौड़ा होता है, ठीक है, कूप की तरह, और नीचे की तरफ उतरते हैं तो ये पतला होता चला जाता है। वहीं सिलिंड्रिकल की बात करें तो ये ऊपर से नीचे तक एक समान होते हैं, ये नीचे की तरफ पतले नहीं होंगे, जैसा ऊपर होगा ठीक वैसा ही नीचे, तो फिर इसे सिलिंड्रिकल बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे फनल शेप। और जब दो से ज्यादा सॉल्यूशन होल मिल जाते हैं और एरिया बढ़ जाएगा जिसमें यह कुछ किलोमीटर तक पाया जा सकता है, उसे हम डोलाइन्स का नाम देते हैं। इस प्रकार के छिद्रों का विकास तथा संवर्धन में चट्टानों की भौतिक अवस्था का हाथ कदापि नहीं होता है, जबकि घोलीकरण के फलस्वरूप इनका निरंतर नीचे की ओर विकास होता चला जाता है और अत्यधिक विस्तृत छिद्रों को बोला जाता है, जिन्हें हम डोलाइन्स के नाम से जानते हैं। फिर उसके पश्चात अगर डोलाइन्स और बड़े हो जाएंगे और छत गिर जाएगी, छत गिरने से ये कार्स्ट विंडो यानी कि बोले तो कार्स्ट खिड़की का निर्माण करते हैं। खिड़की का मतलब क्या समझते हो? या तो बाहर से अंदर की तरफ झांका जा सके या अंदर से बाहर की तरफ। ठीक वैसे ही जो कार्स्ट विंडो होता है, या तो आप ऊपर बैठकर नीचे जो सतह के नीचे मौजूद स्थलाकृति है उनको अच्छे से देख सकते हो, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ देख सकते हो। जैसे ये फोटोग्राफ अंदर से बाहर की तरफ ली गई तो बाहर से भी आप अंदर की तरफ देख सकते हो। डेफिनेशन के तौर पे क्या बोला जाता है? जब डोलाइन या विलियन छिद्र की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने से यानी कि गिर जाने से बृहद छिद्र का निर्माण होता है तथा जब उसकी ऊपरी भाग खुला होता है तो उसे कास्ट खुला होता है तो उसे कास्ट खिड़की कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भूमिगत जल प्रवाह तथा अन्य स्थल रूपों का अवलोकन किया जा सकता है, यानी उसे देखा जा सकता है। तत्पश्चात हमारा आता है पोलिए, जिसे हम पोजोल्स का नाम देते हैं। पोजोल्स कुछ नहीं होते, एक बृहद एरिया में फैला हुआ यह क्षेत्र होता है जिसमें इसका एक खुद का अपवह तंत्र भी मौजूद होता है, साथ में छोटे छोटे सॉल्यूशन होल्स भी पाए जाते हैं, उसे हम पोजोल्स का नाम देते हैं। पोलिए या पोजोल्स को हिंदी में राजकुंड के नाम से जाना जाता है। यह डोलाइन से भी बड़े गर्त होते हैं जिनमें इनकी तली या फर्श समतल तथा इसकी दीवारें खड़ी होती हैं और इनका अपना खुद का एक अपवाह तंत्र मौजूद होता है, जिसके पश्चात हमारा बनता है अंधी घाटी। अंधी घाटी यानी कि ब्लाइंड वैली। अंधा मतलब जो नहीं देख सके और जिसे हम भी नहीं देख सकते। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि सतह पे जो नदी चल रही है ये चलती रहती है, लेकिन अचानक से क्या होता है कि जैसा आप देख रहे हो यहां ठोस चट्टान, या तो ठोस चट्टान मिल जाए या फिर कोई सिंक होल मिल जाए जिससे कि वो सतह पे चलने वाला पानी या नदी नीचे की तरफ चला जाए और उसकी घाटी का निर्माण निचले भाग में हो जाए, तो उसे हम ब्लाइंड वैली का नाम देते हैं। यानी वो घाटी जो सतह पे मौजूद नहीं है लेकिन नीचे की तरफ मौजूद है, जिसे हम नहीं देख सकते। जिस स्थान पर नदी का जल सतह के नीचे चला जाता है उसके आगे सतह पर नदी की घाटी शुष्क हो जाती है, क्योंकि नदी का जल विलयन क्षेत्र के जरिए सतह के अंदर चला जाता है, और यही जो सतह के अंदर जाएगा ये फिर कंदरा का निर्माण करेगा या फिर बोले तो केव्स का निर्माण करेगा। और उससे पहले हम कार्स्ट घाटी को देख लेते हैं। कार्स्ट घाटी ये नॉर्मल वही भी आकार और यू आकार की घाटी की तरह है जो नदी और हिमनद के द्वारा बनाई जाती है। अब यहां पे पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और एक नलिका का निर्माण हो जाएगा या फिर एक बोलो तो नदी का निर्माण हो जाएगा जो उस क्षेत्र में मौजूद लाइमस्टोन को पिघलाती हुई निकल जाएगी। अब क्योंकि यहां पानी ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगा तो इसमें जो घाटी की दीवार होगी वो एकदम स्टीप खड़ी होगी और ये यू आकार की नजर आएगी, जिसे हम बोलेंगे
कार्स्ट घाटी। अधिक वर्षा के समय पृष्ठीय नदियां कुछ दूरी तक प्रवाहित होती हैं तथा अपनी चौड़ी तथा यू आकार की घाटी का निर्माण कर लेती हैं। इन घाटियों को घोल या फिर कार्स्ट घाटी के नाम से जानते हैं, जैसा आप यहां देख रहे हो। फिर उसके बाद बनता है हमारा कंदरा या फिर गुफा। याद कीजिए ब्लाइंड वैली में जब जो पानी नीचे उतरा था नदी का सतह का, या फिर अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल होता है, वो सतह के नीचे मौजूद जो लाइमस्टोन हमारा है चूना पत्थर, उसे पूरा का पूरा घोल देता है या फिर उसे अपर्दित कर देता है और एक गुफा का निर्माण कर देता है। यानी कि सब सरफेस ड्रेनेज, सतह के नीचे एक अपवाह तंत्र का निर्माण हो जाता है, उसे हम गुफा का नाम देते हैं। भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा निर्मित कंदराएं कार्स्ट प्रदेशों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां मानी जाती हैं। यह ऊपरी सतह के नीचे एक रिक्त स्थान के रूप में होती हैं, जिनकी रचना भूमिगत जल के घुलन प्रक्रिया के द्वारा की जाती है। अब इसके पश्चात अगर हम आगे की बात करें तो अब आती है हमारी जमाव के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। अभी तक तो हमने देखा कि अपर्दन के द्वारा, यानी कि जो सतह पे चल रही हैं जलधाराएं उनके द्वारा, नदियों के द्वारा या फिर भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई। अब अगर जमाव के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों की बात करें तो उसमें पहला आता है हमारा पोनोर। पोनोर एक कुछ नहीं होता है, एक सिलिंड्रिकल ओपनिंग होती है जो सरफेस को गुफा से जोड़ती है, जिसे हम पोनोर का नाम देते हैं। फूपक बोलते हैं इसे, नलिका जो लंबवत या कुछ झुकी हुई होती है या कंदरा को विलयन छिद्र अथवा सीधे सतह से जोड़ती है। और सर्बिया में इसे पोनोर तथा फ्रांस में इसे एवेंस के नाम से जाना जाता है। फिर उसके पश्चात हमारा आता है स्टैलेक्टाइट्स, फिर आता है स्टैलेग्माइट्स और फिर आता है केव पिलर। तो नॉर्मली आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा होगा कि यूपीएससी कुछ ही बातें पूछता है, जैसे कि विलयन छिद्र क्या होता है, स्वेलो होल या फिर सिंक होल क्या होता है, या फिर कंदरा क्या कहां किस में पाई जाती है, स्टैलेक्टाइट्स स्टैलेग्माइट्स, ये सब। इसके अलावा आपने सोचा होगा सर बाकी के तो पूछे ही नहीं जाते। अब देखो, क्योंकि स्थलाकृतियां पूछी जाती हैं तो जरूरी नहीं है कि जो सामान्य रूप से एक नॉर्मल सेक्शन में पूछा जाता है उनके अलावा वो पूछ ही नहीं सकता। अगर पूछ देता है तो फिर क्या करेंगे। और सबसे अहम बात, इनमें इनके नाम के साथ इनकी विशेषताएं दी जाती है। या तो वो विशेषता दे देगा और उनके नाम पूछ देगा कि ये विशेषता किस स्थलाकृति की है कार्स्ट टोपोग्राफी के अंदर, या फिर ये नाम किस स्थलाकृति में बनते हैं, पवनों के द्वारा, नदियों के द्वारा, कार्स्ट के द्वारा या फिर हिमनदों के द्वारा। तो स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स की बात करें बच्चों तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, ये हमारी सतह है और ये हमारी गुफा की सतह है और ये ऊपरी सतह। अब क्योंकि लाइमस्टोन या पानी, सीधा बोलूं पानी में घुला हुआ चूना पत्थर, वो छत से टपकेगा इसे हम गुफा की छत बोल देते हैं, ठीक है। तो टपकता हुआ पानी या चूना पत्थर जब छत से लटकता हुआ नीचे की तरफ बढ़ने लगे तो इसे हम बोलते हैं स्टैलेक्टाइट्स। वहीं जब चूना पत्थर टपकेगा और गुफा की सतह से छत की तरफ बढ़ना शुरू करेगा तो इसे बोलेंगे स्टैलेग्माइट्स। और एक समय आएगा जब स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तब जाकर हम इन्हें केव पिलर यानी कंदरा के अंदर मौजूद स्तंभ का नाम देते हैं, जिसे कंदरा स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए मैं इन्हें आपको एक बार पिक्चराइज करा दूं। ये है स्टैलेक्टाइट्स, फिर उसके बाद आते हैं स्टैलेग्माइट्स। स्टैलेग्माइट्स गौर कीजिए तो
सतह से ऊपर की तरफ बढ़ रही, जिन्हें हमें स्टेलेग्माइट्स बोला, और जो ऊपर से लटक रही हैं इन्हें स्टेलेक्टाइट्स बोला। अब जब ये मिल जाएंगी तो मिलने के बाद क्या बोला जाएगा? तो मिलने के बाद इन्हें कंधरा स्तंभ यानी कि केव पिलर का नाम दिया जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से होती है। अब ये तो हमारे जमाव के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। इनके अलावा भी कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर बहुत सारी अन्य जमाव के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, फीचर्स पाए जाते हैं, जिन्हें कलेक्टिवली या बोले कंदरा के अंदर सभी प्रकार के जमाव से बनी हुई स्थलाकृतियों को हम स्पेलियोथेल्म्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना बच्चों, स्पेलियोथेल्म्स मींस कंदरा के अंदर जमाव के द्वारा बनाई गई सभी स्थलाकृतियों को एक साथ हम स्पेलियोथेल्म्स का नाम देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारी चूना पत्थर के में सरफेस ड्रेनेज, सतह की जो अपवाह तंत्र है, या फिर सब सरफेस ड्रेनेज बोले तो भूमिगत जल के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों का हमारा सेक्शन होता है, जिसमें आपको नाम और इनके फीचर्स ध्यान रखने हैं, क्योंकि इनके नाम और फीचर्स ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ हम आने वाले लेक्चर्स में मिलेंगे, और अब हम मुख्यतः जलवायु विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे कि हमारा पछुआ पवने, व्यापारिक पवने, या फिर मॉनसून, एल नीनो, ला नीना, एनसो, या फिर इंडियन ओशियन डाइपोल, या फिर हम वर्षण की बात करें या क्लाउड्स, मेघों की बात करें। तो इन सबसे संबंधित हम लेक्चर्स लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।